हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित एंड आज हम लेकर आए हैं हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रियल में, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर जो सीक्वेंस वाइज जितने भी कंसेप्ट हैं, अगर ये बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हैं, देन आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ के अंदर आज का हमारा वीडियो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन और नाइट्रीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम सबसे पहले उसका बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ये फ्री रेडिकल्स वगैरह जनरेट कैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अगर हमें समझना है कि ये कब जनरेट होते हैं, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा बॉन्ड फिजन, या फिर इसे बॉन्ड क्लीवेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो बॉन्ड के टूटने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक है होमोलाइटिक, ठीक है, और एक होता है हेट्रोलाइटिक। जैसा नाम के अंदर लिखा हुआ है, होमो मीन्स सेम, जहां एक जैसे टूटेगा, और हेट्रो मीन्स सेम नहीं हो, जहां पे एक जैसा बॉन्ड ना टूटे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, मैंने ये ले लिया। अब इनके बीच में क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये टूटता है। ये टूटता कैसे है? इक्वली। इक्वली कैसे होगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, शेयरिंग से बना था ना बॉन्ड। तो अब क्या हो गया, इसके पास जो इसका ऑड इलेक्ट्रॉन था वो आ गया और इसके पास इसका एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो बनते हैं जिनके पास सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज में होते हैं। और फ्री रेडिकल बनते कहाँ हैं? जहां पर होता है भैया हेल्पर होता है, सहायता होती है, हेल्पर, हीट, एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, ठीक है ना, और रिएजेंट वगैरह जहां होंगे वहां पर ही हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, वहां हमारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, हेल्पर होगा। हीट्रोलाइटिक में क्या होता है? जहां पर एक जैसा क्लीवेज ना हो। इट मीन्स जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा बड़ा गुंडा है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड अपनी तरफ ट्रांसफर कर ले। देखो यहाँ पे मैंने हाफ एरो बनाए थे, इट मीन्स हाफ हाफ जा रहा है। यहाँ पे एक कंप्लीट एरो, इट मीन्स पूरा का पूरा बॉन्ड ये ट्रांसफर कर लेगा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है वो होता है एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर यही चीज़ कार्बन के ऊपर होती है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, इसे कहते हैं दूसरा नाम कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं हम? कार्बो एनायन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, व्हाट इज कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते। अब ये चीज़ होने के बाद हम एक बार समझ लेते हैं इनकी स्टेबिलिटी हमें कैसे बतानी है, बिकॉज इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने बेसिक ऑर्डर तो हमने पढ़ रखा है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी वाला कार्बन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, बट उनके मेन रीज़न क्या है। देखो अभी तक जो आपने आई इफेक्ट पढ़ा, आर इफेक्ट पढ़ा आपने, ठीक है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह हमने ये सब पढ़ा, तो वो सारे ही इफेक्ट इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? इस ऑर्डर में हम सबसे पहले फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स में अभी मैंने बताया क्या था कि भैया ऐसे ऐसे बॉन्ड थे और एक तरफ हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन था। इट मीन्स इसकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज निकला हमारे पास। दूसरी अगर मैं चीज़ देखूं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। और क्या चीज़ देगा? जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। और इनका अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ूँ, जो हमने जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, वो क्या था हमारा कि टर्शियरी वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी वाले कम और प्राइमरी वाले कम। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? अगर ये आपको ध्यान हो तो हमने आई इफेक्ट में भी पढ़ा हुआ है, और ये हमने किस में पढ़ा है? हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पढ़ा हुआ है, कि जिसके सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके थे, फिर इसके थे, फिर इसके थे। ठीक है, इस तरीके से हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड कर रखा है। अब अगर मेरे पास कुछ और तरीके के क्वेश्चन आ जाएं, क्वेश्चंस जैसे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो सकती है। पहली चीज़ क्या रखनी है? फ्री रेडिकल के अंदर जहाँ पर ये इफेक्ट हो,
आई इफेक्ट हो प्लस, ठीक है, आपका प्लस आर इफेक्ट हो और हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब बढ़ रहे हो। अगर ये तीनों हो, जहां पर ये तीन डोमिनेंट करेंगे या फिर तीन में से कोई दो डोमिनेंट करेंगे, वहां पे उतनी ही ज़्यादा फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी होती है। मतलब अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको ये इफेक्ट मिलने चाहिए। जितने ज़्यादा ये इफेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितने ही माइनस आई माइनस आर और माइनस एच होंगे उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये इनका बेसिक फंडा है। अब भैया कैसे बताओगे कि कौन अनस्टेबल है स्टेबिलिटी? अब ये लगाने कैसे हैं, इसके लिए हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर हम बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे पास यहाँ पर एक फ्री रेडिकल मौजूद है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मौजूद है एक, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, मेरे पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, और मेरे पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल भाई साहब मिल गए। अब मैं पूछ रहा हूँ इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। अब आप लगाओ ऊपर वाले इफेक्ट, कैसे कैसे लगाओगे देखते हैं। चलो, इसके अंदर आप क्या लगा सकते हो? क्या इसमें रेजोनेंस लगेगी? काट दो। क्या इसमें आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगाओगे? नहीं। सिंपल यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये वाला फ्री रेडिकल अगर मैं देखूँ तो क्या है, सेकेंड डिग्री का है, सेकेंडरी है, दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है। अगर मैं इस वाले को देखूंगा तो ये प्राइमरी है, ठीक है, ये वाला प्राइमरी, एक ही कार्बन से अटैच्ड है ये वाला। अच्छा, अब मैं अगर ये वाला देखूंगा तो एक दो तीन, तीन है तो ये टर्शरी है। अब टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बता रखा है आपको कि भैया टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी वाला कम, प्राइमरी वाला कम। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ और इस पे आ जाओ। क्या ये बेंजीन है और ये ऊपर फ्री रेडिकल है, तो ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ कि यहाँ फ्री रेडिकल है, देखो जहाँ दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इट मीन्स या फ्री रेडिकल कैटायन कुछ प्रेजेंट हो तो वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारा एलाइलिक। यहाँ पे कंप्लीट रेजोनेंस नहीं चलेगी, ये एलाइलिक है, बट ये इनके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एलाइलिक जो होते हैं नॉर्मल वालों से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कंप्लीट रेजोनेंस चलेगी, जिस वजह से इससे ज़्यादा अगर देखो तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसमें है और उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो बेंजाइल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आर इफेक्ट लग रहा है आपका, रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेंट, रेजोनेंस हमेशा ज़्यादा डोमिनेंट रहेगी। अगर यहाँ पे देखो तो मेरी रेजोनेंस नहीं चल पाएगी, चलेगी पर बहुत ही कम, मतलब इसमें ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये कंप्लीट रेजोनेटिक नहीं है, ध्यान रखना। तो रेजोनेंस भी यहाँ और यहाँ पे कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई इन सब में, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया हमारा, नंबर 1 पे तो ये भाई साहब लगा दो, नंबर 2 पे हमारे ये वाले लगा दो, नंबर 3 पे हमारे ये वाले लगा दो क्योंकि टर्शी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी और प्राइमरी से, फिर 4 पे ये और नंबर 5 पे ये। समझ में आ गया हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, स्टेबिलिटी समझ में आ रही है कि भैया कहाँ आर इफेक्ट लगा रहे हैं, कहाँ हम नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन अगर यहाँ देखो तो बेसिक वही लग पाएगा आपका, तो वो सब लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। हम ऐसे बात करते हैं कि भैया मेरे पास 3 फिनाइल लगे हुए हैं एक फ्री रेडिकल पे और एक पे लगे हुए हैं मेरे पास 2 फिनाइल। अब इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ध्यान रखना, अगर इस तरह से स्टेबिलिटी पूछी जाए कि भैया आपके पास फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा बेंजीन होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इट मीन्स 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 2 वाले से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी भैया, जितना, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगी, यहाँ रेजोनेंस कम होगी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम होंगे, यहाँ ज़्यादा होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा, ठीक है। तो बेसिक आइडिया लग गया कि भैया कहाँ रेजोनेंस लगानी है, पर नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है, यहाँ कहाँ पर आई इफेक्ट लगाना है। फिर भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर ऐसे ले रहा हूँ,
हम्म हम्म एक और ले लेते हैं। यहाँ क्या रखें, क्लोरीन रख लेते हैं। चलो अब इन तीनों में बताना भैया कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सबसे अच्छा हमारा फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर हमें देखना है वही वाले इफेक्ट कंपेयर करने हैं। अब यहाँ तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग, भैया विड्रॉइंग है, खींचता है इलेक्ट्रॉन, मतलब -I दिखाएगा। दूसरा NO2 दिखाता है -R, ठीक है, R ये लिख लो, ये -M लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, -M लगा लो, मीजोमरिक इफेक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल कोई ग्रुप लगा दो तो M इफेक्ट होता है। अब मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, +I दिखाता है, और मीजोमरिक इफेक्ट भी आपका रेजोनेंस वाला भी +M दिखाएगा। क्लोरीन दिखाएगा तो -I लेकिन शो करता है +M। तो ध्यान रखना, जहाँ पर प्लस वाले ज़्यादा हैं इट मीन्स वो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को, और जहाँ माइनस वाले ज़्यादा हैं वो उसकी स्टेबिलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी अगर I और M में देखें तो कौन जीतता है, जीतता तो M रेजोनेंस वाला है, लेकिन स्पेशली इन हेलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है, I इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे -I ये भी इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही माइनस लग रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे ये भाई साहब, नंबर 2 पे ये, और नंबर 3 पे ये। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जहाँ पर आपको अपना दिमाग इतना ही चलाना है कि भैया इस तरीके से आप इन इफेक्ट्स को लगा पाओ। ठीक है, फटाफट से एक बार मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ कि भैया कहाँ से कहाँ क्या होता है। ओके, अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो मैंने जैसे कहा भैया फिनाइल वाले ज़्यादा स्टेबल हैं, तो इट मीन्स फिनाइल वाले फ्री रेडिकल हमारे ज़्यादा स्टेबल, उनसे कम ये 2 वाला, फिर उससे कम नॉर्मल फिनाइल फ्री रेडिकल, और उनसे कम में अगर आप आते हैं तो आपके अलाइलिक वाले ये वाले, और उससे कम में अगर आप आते हैं तो आपका टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्काइल वाले, और उससे कम में मिथाइल वाला, और उससे कम में अगर आप आते हैं तो आपके विनाइलिक CH∼C भैया फ्री रेडिकल विनाइलिक सबसे कम स्टेबल वाले होंगे। तो ये आपका जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा, क्योंकि इनमें रेजोनेंस आती है, इसके बाद यहाँ पे भी ये रेजोनेंस दिखाता है, यहाँ पे फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाते हैं, इस वजह से ये स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये हमारा फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर था। अब हम बात करते हैं अगली हमारे कार्बोकैटायन के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन में क्या था भैया, यहाँ पे हमारे पास था पॉजिटिव चार्ज था। अगर मैं इसके देखूँ तो इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या आ रही है हमारे पास, sp2 आ रही है। देखूं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि पूरा पेयर दे दिया था इसने, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही कहा जाएगा, ठीक है। और ये भैया पॉजिटिव चार्ज है, इसे न्यूट्रल हम नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या था, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, हमने जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका पढ़ा हुआ है। अगर आप कार्बोकैटायन देखना चाहें तो आपको यहाँ भी मिल सकता है, ऐसे भी कार्बोकैटायन आपको मिल सकता है। इट मीन्स sp हाइब्रिडाइज कार्बोकैटायन भी हमें मिल सकता है, sp2 भी हमें मिल सकता है, लेकिन sp3 में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। sp2 sp इनमें हमें मिल गया हमारा क्या, कार्बोकैटायन मिल गया। अब अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के बिहाफ पर बात करें तो वो भी यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है, +I +R+, ये तीनों सपोर्ट करेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सपोर्टर हैं ये, ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन एक जैसे ही बिहेव करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के काम में, और ये वाले जो होंगे ये अनस्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, अनस्टेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये क्या बात हो रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये है हमारे पास यहाँ कार्बोकैटायन है। अगर मैं इन दोनों के अंदर देखूं तो दोनों के दोनों ही टर्शरी हैं, अगर देखा जाए तो दोनों ही टर्शरी कार्बोकैटायन बना रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर दोनों ही टर्शरी हैं, सेम ऑर्डर आ गए, कोई रेजोनेंस तो चल नहीं रही, ठीक है। अब दोनों ही टर्शरी आ गए तो आप इसके अंदर कौन सा और क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये भाई साहब मिथाइल ऐसे 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 लगे हुए होंगे इसमें, तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन,
और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 3 3 6 और यहाँ वाले पे सिर्फ 2 होंगे, तो 6 और 2 8, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन 8। तो मैंने कहा था जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो किसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास। इट मीन्स दोनों सेम ऑर्डर के हैं, बट हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में जीत गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ऐसा ग्रुप हो और ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें लगाना वही है आई इफेक्ट आर इफेक्ट वाला हिसाब। अब मैं देखूँ NO2 क्या है, माइनस आई दिखाता है, माइनस आर इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट दिखाता है मेसोमेरिक। यहाँ देखें तो हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा माइनस आई, लेकिन दिखाएगा प्लस एम। तो यहाँ पर इन दोनों में ये माइनस है, क्या ये सपोर्ट करेंगे स्टेबिलिटी को, नहीं, ये तो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो इट मीन्स मेसोमेरिक ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इट मीन्स स्टेबिलिटी अगर देखें तो प्लस वाला सपोर्ट करेगा स्टेबिलिटी को, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के अंदर। आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आसान है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो मैं बात करूं आपसे, आपके पास ये है और आपके पास ये है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा कार्बोकेटाइन होगा। देखो एक तो है मेरे पास विनाइल वाला और एक है मेरे पास अलाइल वाला। ध्यान रखना ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है अलाइलिक में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो तो वो उतना ही अनस्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। इट मीन्स ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल है और ये वाला मोर स्टेबल है। इट मीन्स अलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन नंबर 1 पोजीशन देंगे, इसको नंबर 2, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे ये तरीका भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा भैया प्लस आई प्लस आर या हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से हमें देख करके स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर लगाना है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें बच्चे मतलब कि अगर हम देखें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता नहीं पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ये भाई साहब हैं, ठीक है, और मेरे पास ये है, ये है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो आप लोग कहोगे जी यहाँ रेजोनेंस हो रही है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो चाहिए। लेकिन अगर मैं बताऊँ जितने भी आपके फिनाइल हैं, अगर आप देखो यहाँ पे भी अगर ये वाला ऑर्डर रखते हो कार्बोकेटाइन 2 फिनाइल 3 फिनाइल, तो हमेशा 3 फिनाइल वाला, क्यों, ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पर तो भैया कोई बेंजीन दिख नहीं रहा, लेकिन जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल होता है, जो साइक्लोप्रोपाइल होता है मिथाइल, इनमें क्या होती है, इनमें होती है एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन होती है इनमें, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या शो होती है, इनके अंदर एक नया फिनोमिना काम करता है, वो होता है हमारा डांसिंग रेजोनेंस। क्या होती है, डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये भी डांसिंग रेजोनेंस दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, जिसकी वजह से जो फिनाइल वाले ग्रुप हैं उनसे ज़्यादा स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल वाला जो कार्बोकेटाइन बनता है इनकी हो जाती है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में इन फिनाइल वालों से ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन है अगर आप, तो उससे भी ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस होती क्या है, इसको मैं डिटेल से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा डांसिंग रेजोनेंस होती क्या है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि भैया ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर इनमें और इनमें या इनमें पूछा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा कार्बोकेटाइन एज कम्पेयर टू बेंजाइल वाले या फिनाइल वाले जो भी आपके होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर कि भैया कैसे कैसे आर इफेक्ट लगा रहे हैं, कहीं आई इफेक्ट लगा रहे हैं, कहीं पे हमने डांसिंग रेजोनेंस भी लगाई है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट्स हैं यही आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, चाहे कितना गंदा क्वेश्चन आए वहाँ आपको अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं आप अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, तो भैया अब ऐसा करते हैं, इसका भी स्टेबिलिटी ऑर्डर फटाफट से लिख लेते हैं और फिर कार्बोनाइन की ओर बढ़ते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो भैया इसका फटाफट से, कैसे कि भाई हमारे ये वाले जो हैं
टणाऊ 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 टणाऊ, ये वाले हमारे ज़्यादा स्टेबल होंगे। फिर इसमें जिसके पास 2 होंगी वो वाला, ठीक है ना, 2 वाला। फिर एक सिंगल वाला आता है लेकिन उससे ज़्यादा हमारा फिनाइल वाला हो जाता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिनाइल वाले लिख देता हूँ आपके 3 कार्बोकैटायन ये, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, ठीक है। देन उसके बाद आपके अलाइल वाले, अलाइल कार्बोकैटायन जो था, उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और सबसे कम वाले विनाइल वाले आपके जो ये थे CH2CH प्लस ये विनाइल वाला जो था, सबसे कम आपके रिएक्टिविटी में आएंगे, स्टेबिलिटी में आएंगे, ठीक है। अगर ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई इसमें और इन भाई साहब में, इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, सोचो। एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे अब आप ना आई इफेक्ट लगा पाओगे, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन पेलोगे। यहाँ पे क्या पेल सकते हो? यहाँ पे ये बताओ मुझे, ये क्या दिखा रहा है? क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा जी रेजोनेंस, ठीक है, ये रेजोनेंस दिखाएगा। अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन ये भाई साहब रेजोनेंस नहीं दिखा पाएंगे, कंप्लीट रेजोनेंस जिसे कहूँ तो। अगर मैं कहूँ तो ये यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक नेचर शो करेगा। लेकिन ये भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं आ रहे, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ रहे हैं, जो मैंने एरोमेटिक वाली वीडियो में बताया। तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो एरोमेटिक से कम स्टेबल होते हैं। इट मीन्स ये वाला एरोमेटिक वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप उसको भी इजीली कर पाएंगे। अब फटाफट से बढ़ते हैं हम कार्बो एनायंस की ओर। फटाफट से करते हैं कार्बन आयन। कार्बन आयन में क्या होता है हमारे पास, देखिए ऐसे, अगर ये देखूं तो ये होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज देखा है आपने, और इसके पास कितने होंगे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये कंप्लीट ऑक्टेट अपना फॉर्म कर लेता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, ठीक है। और इसका अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इसका, हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और इस पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब sp3 है, क्या ये sp2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है। CH2CH अगर नेगेटिव ऐसे में रख लूँ तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और अगर मेरे पास ऐसा हो जाए तो ये sp हाइब्रिडाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास कार्बन आयन तीनों हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में मिलेगा, sp3 भी मिलेगा आपको, sp2 भी मिलेगा आपको, और sp हाइब्रिडाइज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब उल्टा काम करना है। जैसे हमने फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन में क्या करा, +I +R +H वगैरह ये सब फेल दिए थे, यहाँ पे सारे माइनस वाले लगाना भाई, -I -R माइनस, सॉरी आपका हाइपर कंजुगेशन तो लगेगा ही नहीं एनायन वालों में, -I और -R आपको यहाँ सपोर्ट करके देखना है किसके पास है। और एरोमेटिक वाला, जैसे वो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक वाले केस था ना, ऐसे ही इसके अंदर देख लेना आपको एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं में से कर लेता हूँ। अगर आपके पास देखो फिनाइल वाला अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मेरे पास यहाँ पर है एनायन और एक है हमारे पास यहाँ पर है 2 फिनाइल की रिंग लगी हुई है, तो आप इनमें से कौन सा फेलोगे? हमेशा ध्यान रखना आपको कौन सा लगाना है, जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो फिर ये आपका 2 वाला और 1 वाले में 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जिसमें होंगी, 2 रेजोनेटिक रिंग जिसमें होंगी, जो बेंजीन वाली रिंग दिखाएंगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर, अब बता दो भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इन दोनों के अंदर अगर आपको अब देखना है तो सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आपको कहाँ से नज़र आएगी, ये हमें दिखाई देगा कि ये हमारा एरोमेटिक सिटी शो कर रहा है, और ये वाला हमारा एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है तो ये भाई साहब ज़्यादा स्टेबल होंगे ना, एरोमेटिक वाले, नॉन एरोमेटिक वाला स्टेबल नहीं होगा इतना ज़्यादा।
चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर सिस्टम देखें तो ये कौन सा बन रहा है, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, और यहाँ पर तो रेजोनेंस चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा और एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी चीज़। दूसरा और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और जो फेमस क्वेश्चन चलता है वो बहुत बड़ी ज़्यादा चलता है, ये वाला कि CCl3 और CF3 इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए अगर हम देखें माइनस आई इफेक्ट देखें तो खींच के कौन लगा रहा होगा, फ्लोरीन, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CCl3 में हमें कम लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में बवाल है, यहाँ पे माइनस आई नहीं, दूसरे फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। अब कैसे देखेंगे कि जो क्लोरीन भाई साहब होते हैं ना, इन क्लोरीन भाई साहब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें रेजोनेंस चलती है। रेजोनेंस चलेगी तो ये ज़्यादा डोमिनेंट कर जाएगा एज कंपेयर टू CF3, तो CCl3 माइनस वाला ज़्यादा स्टेबल हमारा कार्बन आयन होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन आयन के लिए, अगर हमें देखना हो कि भैया कौन ज़्यादा स्टेबल है, कि मेरे पास Cl है, इधर NO2 सॉरी इधर CH2 माइनस है, इधर NO2 लग गया, इधर CH2 माइनस है, इधर NH2 लग गया। अब बताओ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होगा। तो ध्यान रखना, ये वाला क्या दिखा रहा है, -I -M दोनों दिखा रहा है। ये वाला दिखाएगा तो -I लेकिन शो करेगा +M, तो माइनस वाले ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये बढ़ाएंगे इसकी स्टेबिलिटी को, इट मीन्स ये वाला मोर स्टेबल है। सिंपल। और देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। अगर मेरे पास ऐसा हो, ठीक है, आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताओ अब इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है तीनों में से। सिंपल है, देखो ये भी रेजोनेंस दिखाएगा, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा, ये भी रेजोनेंस दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास चार्ज प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस दिखाएंगे तीनों के तीनों। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तीनों ही दिखाएंगे। अब रेजोनेंस सबसे अच्छी कौन दिखाएगा, देखो जिसका जितना ज़्यादा अच्छा स्टेबल आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा उतना ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल रेजोनेंस चलेगी, यहाँ पे रेजोनेंस चली तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ रेजोनेंस चली तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। देखा जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है इट मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये भाई साहब होंगे, दूसरे नंबर पे ये भाई साहब होंगे, और तीसरे नंबर पे ये भाई साहब होंगे सबसे कम स्टेबल। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कार्बन आयन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल तीनों की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो आपके लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं फटाफट से हम। अगर मैं देखूं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास अगर ऐसा है सिस्टम, आपके पास ऐसा है कि मेरे पास अलाइलिक और मेरे पास विनाइलिक है, तो ध्यान रखना अलाइलिक वाला ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी आ रही है, वहाँ रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो फिनाइल वालों के हिसाब से भैया यही वाली स्टेबिलिटी चलती आएगी, 2 वाला, 1 वाला। फिर अगर आप देखो तो अलाइल वाले ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद अगर आप देखोगे तो विनाइल में ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल, फिर ये वाला आपका, ठीक है। देन उसके बाद आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपका नॉर्मल होता ही है माने। ठीक है, तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया कार्बन आयन में। अब फटाफट से हम चलते हैं, हम किसकी ओर चलते हैं, अब फटाफट से चलते हैं हमारे 2 और छोटे छोटे रह गए जिनकी स्टेबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कार्बीन और नाइट्रीन। ओके, अब हम कर रहे हैं कार्बीन्स। कार्बीन्स होते क्या हैं, देखिए कार्बीन क्या होते हैं, सिंपल ये हमारे इस तरीके से हमारे पास बाइवेलेंट कंपाउंड होता है, जिसमें देखो बाइवेलेंट क्या है, न्यूट्रल होता है। जैसे फ्री रेडिकल न्यूट्रल थे ऐसे ही है, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है। बाइवेलेंट कंपाउंड है मतलब 2 ही जगह से बॉन्डेड होगा, और 2 इस पे क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स एक पे 2 हाँ, तो यहाँ पे 2 हमारे पास
इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास 2, ठीक है। अगर हम देखें तो ये भी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो आप क्या रहेंगे, शेयरिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनरली ये क्या रखता है हमारे पास, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं इसके पास भी आउटर मोस्ट में, ठीक है। और कार्बीन्स आप देख सकते हैं, ऐसे मिथाइल कार्बीन हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन हो गया, ये कई सारी जो आपकी रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। आपका डाइक्लोरोकार्बीन तो वहीं बनता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है ना, राइमर-टाइमन रिएक्शन का मैकेनिज्म, वहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन बना करता है, मिथाइल कार्बीन होता है। ये बना कहाँ से सकते हैं आप, सिंपल मेरे पास क्या था, 4 ऐसे जुड़े हुए थे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करा, -H+, एक H निकाल दिया भाई, क्या बचा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। मैं कह रहा हूँ भैया मैंने एक और निकाल दिया, -H दोबारा कर दिया, अब क्या हुआ, कार्बन के पास 2 बचे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कार्बीन बन गया। अब अगर देखा जाए तो कार्बीन जो है इनके 2 टाइप हैं, 2 टाइप, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। 2 टाइप बना दिए, सिंगलेट और ट्रिपलेट। आखिर सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या चीज़ है, ध्यान रखना, कार्बन के एक ही ऑर्बिटल में, अगर उसके एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड में हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो अपोजिट स्पिन वाले, तो वो होता है सिंगलेट। और अगर उस कार्बन के 2 अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है ट्रिपलेट। और ध्यान रखना ट्रिपलेट वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट। क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्शन बढ़ सकता है, लेकिन 2 अलग अलग में एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन कम होगा। इसलिए ट्रिपलेट जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिंगलेट कार्बीन से। अगर आपको देखा जाए तो आपका मिथाइल जो कार्बीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा आपका एज़ कम्पेयर टू क्लोरो डाइक्लोरो कार्बीन वगैरह से, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो रिएक्शंस होती है ना उनमें इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन में इनका काम यूज़ होता है। इंसर्शन में हो गया इसका एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स में इनको ऐड करके बनाया जाता है, इनका इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके कई सारी रिएक्शन होती है जहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी जब मैकेनिज्म्स वगैरह आएंगे उसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा कार्बीन्स के बारे में। ये बेसिक हमारा कार्बीन्स होता है। इसी का एक छोटा जुड़वा भाई है नाइट्रीन, समझ लीजिए, वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड के लिए हो गया। फटाफट से समझते हैं। नाइट्रीन देखिए, नाइट्रीन्स एक तरह से देख लो आप एनालॉगस ऑफ कार्बीन है, ठीक है, सिंपल कार्बीन की तरह ही है ये भी। और नाइट्रीन को अगर आप देखेंगे तो ये होता है मोनोवेलेंट, वो था हमारा बाइवेलेंट, ये होता है मोनोवेलेंट। और इसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे हुए होते हैं। ये भी 2 ही टाइप का होता है आपका, सिंगलेट और ट्रिपलेट। देखेंगे तो अगर हम तो सिंगलेट वही कि अगर एक ही में दोनों आ रहे हैं, तो सिंगलेट अगर 2 अलग अलग में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट मोर स्टेबल सिंगलेट वालों से, ठीक है। और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, आपने एक रिएक्शन पढ़ेंगे भी आप, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ी होगी। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो हैं उनके अंदर भी हमारा नाइट्रीन बना करता है, तो वहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग आज का हमारा जो टॉपिक कवर हुआ कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। और इनके हमने बेसिक चीज़ें समझी भैया, आई इफेक्ट कैसे लगाना है, आर इफेक्ट कैसे लगाना है, हाइपर कंजुगेशन कैसे लगाना है। तो बच्चा लोग घर पे बैठ करके इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करके फटाफट लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। वीडियो को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और बच्चा लोग सिंपल सी चीज़ है, जितने भी बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप पीछे के सारे वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको वहाँ से कोई दिक्कत है, जो चीज़ें डाउट हैं टॉपिक्स की, वो आपको क्लियर रहें,
ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो के साथ आएंगे और बहुत मज़े से हमारी जितनी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो।